जब मैं 12th में पहुंचा तब मेरे पास डिसीजन आया कि यार तेरे को कॉस्मेटिक्स में जाना है, हमारी दुकान ज्वाइन करनी है या फिर जॉब करनी है। तो मैंने फिर यूट्यूब देखना शुरू करा, इंस्टाग्राम देखना शुरू किया। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ना वीडियो बनाते थे, तो वहां मेरे दिमाग में ये आया कि यार यूट्यूब चैनल मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं वीडियो बनाता रहा, तो फिर कमेंट्स आना शुरू हो गए, अबे तू बताएगा हमारे को, तुझसे पूछ के स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे और साथ में अब लड़के भी लुगाइयों वाला काम करेंगे। ये कमेंट तो मतलब जब पढ़ा था ना, इतना डीमोटिवेटेड हो गया था, तो मैंने उठाया फोन अपना और साइड में फेंक दिया। मैंने कहा भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे नहीं करना यूट्यूब। और आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे मिल गया है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का टैग। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अराउंड 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और लोग हमें जानते हैं ब्यूटी कंटेंट के लिए। मैं उनको टिप्स देता हूं ब्यूटी, पर ये सब शुरू कहां से हुआ? एक लड़का होके ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, आखिर लोगों को ये हजम ही नहीं होता। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित सचदेवा, मेरी उम्र है 32 ईयर्स और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पापा ने शुरू किया कॉस्मेटिक्स की दुकान खोली। तो मैं जब भी अपनी कैब से घर आता था ना, तो देखता था पापा सामान दिखा रहे होते थे, तो बड़ा एक्साइटिंग सा लगता था मुझे कि यार ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी कोई चीज होती है, चेहरे पे क्रीम लगाओ और चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। बट तब जो पापा ने शुरुआत की ना, पापा को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी। पापा अपना खुद ही एक एक चीज पापा ने देखकर स्ट्रगल कर कर सीखा। जब हमने दुकान शुरू की थी, हमारी छोटी सी 10 बाय 10 की दुकान होती थी और पापा ऐसे सामान का ऑर्डर देते थे, भैया एक क्रीम दे दो। जो आज हम 100 पीस लेते हैं, पापा इतना डर डर कर ऑर्डर देते थे। तब बजट भी बहुत कम होता था, एक छोटी सी दुकान से हमने करा था स्टार्ट। तो पापा ने धीरे धीरे अपना कॉस्मेटिक्स को समझना शुरू किया और लोगों को समझाना शुरू करा। जब मैं शॉप पे आता था, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। वहां से मेरा ये ब्यूटी लाइन में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ना, जब मैं 12th में पहुंचा, तो पापा ने थोड़ा सा काम बढ़ा लिया था और हमने थोड़ा सा स्टाफ भी हायर कर लिया था। बेसिकली पापा को थोड़े से हेल्पिंग हैंड मिल गए थे, एक तो मम्मी थी और साथ में कई हमने स्टाफ रख लिए थे। बट जब मैं 12th में पहुंचा तब मेरे पास डिसीजन आया कि यार तेरे को कॉस्मेटिक्स में जाना है, हमारी दुकान ज्वाइन करनी है या फिर जॉब करनी है। अब पढ़ाई में मैं थोड़ा ठीक ठाक था, तो मम्मी चाहती थी कि मैं ज्वाइन करूं कोई जॉब, अच्छी सी जॉब करें, जो हर माँ का सपना होता है, एक मिडिल क्लास माँ का। और पापा पता नहीं कह नहीं पाते थे, मम्मी को डरते थे। पर पापा ये बोलते थे कि यार तू जॉब में आ, पीछे से बोलते थे, कभी मम्मी के सामने नहीं बोलते थे। तो जब मैं 12th में गया, जैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन की, तब मैंने डिसाइड करा कि यार मुझे तो शॉप पर ही आना है। तो वहां से मेरा डिसीजन शुरू हुआ कि अब शॉप पे करना है। तो 3 साल कॉलेज में बेटा तू कर ले ऐश, जो करना चाहता है कर ले, फिर तूने करनी है दुकानदारी। तो वहां से मेरी दुकानदारी की जर्नी शुरू हुई। और अगर मैं ईयर की बात करूं, तो साल होगा लगभग 2013, जब अपनी शॉप को ज्वाइन करा। वहां पे जब मैं शॉप पे बैठना शुरू हुआ, मैंने देखा यार लोगों को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। कोई भी आता है बंदा, कोई भी प्रोडक्ट वो लेकर चला जाता है और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा यार कुछ तो झोल हो रहा है, मार्केट में गड़बड़ हो रही है। और साथ में सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब होती थी जब सताए हुए लोग आते थे कि इस बीए ने, इस सेल्स गर्ल ने हमारे को गलत प्रोडक्ट दे दिया, जिससे मेरे एक्ने ब्रेकआउट्स हो गए। और जो मैं गया था फायदे के लिए, चेहरे पे ग्लो के लिए, उल्टा अलग ही हो गया। वहां मुझे लगा यार कुछ करना पड़ेगा। देखो अब एक छोटे से दुकानदार ही सही, बट अपनी तरफ से जितना हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की, मतलब ऑनेस्टली अगर सच बताऊं, पैसा कमाना मेरे लिए कभी प्रायोरिटी नहीं था। मेरे को बस ये था लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। अब एक दुकानदार जिस लेवल तक कर सकता था, उतना मैंने करना स्टार्ट किया। तो मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ना शुरू किया। हमारे शॉप पे बहुत से एडवाइजर्स आते थे, उनसे नॉलेज लेना स्टार्ट किया। और साथ में बहुत से इवेंट्स भी अटेंड करता था। शुरुआत में इतना प्रेशर मेरे पे नहीं था, तो मैं पूरा टाइम बस नॉलेज गेन करने में लगा रहता था। और मैं सही बताऊं, लोग कहते हैं ना, मतलब अलग ही प्यार सा हो गया था कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट से। मैं खुद भी स्किन केयर फॉलो करना शुरू हो गया था इस लाइन पे आने के बाद। तो मैंने कहा यार अब तो लोगों को सही से गाइड करना है। तो फिर मैंने स्टार्ट करा लोगों को गाइड करना, और वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हुई लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। तो जो भी कस्टमर मेरे पास आता था शॉप पे, हमारी 7-8 लड़कियों का स्टाफ छोड़ के सीधा मेरे पास आके खड़ा हो जाता था। तो एक पॉइंट पे तो ये महसूस होता यार मैं पागल हूं जो इतना स्टाफ रख के बैठा हूं, जब सबको मैंने ही सामान दिखाना है। बट मजा भी आता था। तो लोग बहुत तारीफ भी करना शुरू हो गए कि आप बहुत अच्छा गाइड करते हो, आपने जो हमें स्किन केयर रूटीन दिया उससे मेरी स्किन अच्छी हो गई, और साथ में आप हमारी बहुत हेल्प करते हो, हम कोई दुकान पे नहीं जाएंगे। उस वक्त की बात है, हम अपनी दुकान पे कोई लेस भी नहीं देते थे। और हमारे जस्ट नेबर पे एक दुकान थी, वो बहुत ऑफ देता था। और ऑब्वियस सी बात है, हर कोई लेस की तरफ भागता है, बट लोग फिर भी सीधा हमारी शॉप पे आते थे लेस को छोड़कर, और कभी लेस की बात ही नहीं करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज। तो मैं लोगों को गाइड करना शुरू हो गया और लोगों की तारीफें मिलना शुरू हो गई। बट तारीफ शुरू में तो बहुत अच्छी लगी, फिर यहां से सुना और यहां से निकालना शुरू हो गया, आदत सी पड़ने लग गई। 4 लोग अगर तारीफ कर भी देंगे तो क्या ही होगा। ऑब्वियसली मैं टाइम सबको देता था, बट उसका इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में कम होना शुरू हो गया। फिर 2018 में मेरी मैरिज हुई और बहुत अच्छी वाइफ मिली मुझे, बहुत सपोर्टिव थी, हर चीज में बस हाँ ही बोलती थी, पता नहीं कैसे बोल लेती थी।
बट हाँ ही बोलती थी। तो मैं जब भी जैसे हम अकेले में होते थे, मैं बात करता था, मैं हमेशा बोलता था, "यार लाइफ में कुछ करना है, कुछ तो करना है।" अब वो भी बोलती थी, "हाँ, बिल्कुल करोगे, अपना अच्छा बोल रहे तो बिल्कुल करोगे।" बट फिर वही बात है ना, एक छोटा-सा दुकानदार तो हूँ मैं, क्या ही कर लूँगा? एक बट वही है कि विज़न फिर भी था कि कुछ तो करना है। फिर आ जाता है लॉकडाउन और लाइफ ऐसे अफ़ेक्ट हो जाती है सबकी, सिर्फ़ हमारी नहीं। दुकानें बंद हो जाती है, इनकम बंद हो जाती है, कुछ करने को नहीं होता। जिसकी लाइफ में 1 मिनट का वक़्त नहीं होता था, वो पूरा दिन खाली बैठने लग गया। तो मैंने कहा यार ऐसे तो चलेगा नहीं, और सीधी बात है, अगर कोई भी दुकानदार मेरी वीडियो देख रहा है वो रिलेट कर पाएगा, दुकानदार कभी खाली नहीं बैठ पाता। तो मैंने फिर यूट्यूब देखना शुरू करा, इंस्टाग्राम देखना शुरू किया, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ना वीडियो बनाते थे और सच बताऊँ सिर्फ गलत नॉलेज देते थे। और वो नॉलेज ऐसी थी, अगर आप एक्चुअली उसे फॉलो कर लो ना, आपके 100% स्किन को नुकसान होगा। तो वहाँ मेरे दिमाग में ये आया कि यार यूट्यूब चैनल मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। कुछ भी नहीं था दिमाग में, क्या बनाऊँगा? बस फिर मैंने ये सोचा, जो मदद मैं लोगों की दुकान में करता था ना, वही काम मैं यूट्यूब पे करूँगा। तो फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, जिसका मैंने नाम रखा रोहित सचदेवा, अपने नाम पर ही। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, एक सबसे पहला कंसर्न किसी के भी दिमाग में क्या ही आ सकता है, और वो पहला कंसर्न था नो योर स्किन, और वही था हमारा पहला टॉपिक। अब देखो सीधी बात है, आप अपनी स्किन को समझोगे ही नहीं, तो जो ग्लो आप चाह रहे हो वो कहाँ से आ पाएगा? और वहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाई, तो वीडियो में मैंने कैसे बनाई, पहले अब आप वो जर्नी मेरी समझो। तब लॉकडाउन था, कुछ भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, और सच बताऊँ तो मैं खर्चा करने के लिए रेडी भी नहीं था, बिकॉज़ कोई ऐसा ड्रीम मैंने नहीं देखा था। मैंने बस ये देखा था, लोगों की मदद करनी है, लोगों को सही नॉलेज देनी है, क्योंकि लोग गलत नॉलेज दे रहे हैं। अब वहाँ पे मैंने तब पता किया, सारी दुकानें बंद थी, ट्राइपॉड वगैरह कहीं अवेलेबल नहीं था, माइक जैसा कुछ होता है ये तो पता भी नहीं था। तो मैंने एक टेबल रखी, उसके ऊपर पिल्लो को टिकाया और उसके ऊपर रखा अपना फ़ोन और अपनी अलमीरा के आगे बैठ गया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मतलब हर 10-10 सेकंड के बाद मुझे कट करना पड़ता था। वो भी एक पार्ट था मेरी यूट्यूब जर्नी का, बहुत हार्ड था। वो पहली वीडियो बनाना सबसे हार्ड होता है, बट अगर आप वहाँ से आगे निकल गए ना, तो सही बता रहा हूँ, आगे बहुत कुछ आपको मिल सकता है लाइफ में, बट प्रोवाइडेड आपके कंटेंट में वो बात होनी चाहिए। तो मैंने अपनी पहली वीडियो जब बनाई, टॉपिक मैंने आपको बताया नो योर स्किन था, तो उसमें मैंने लोगों को समझाया एक टेस्ट कि कैसे आप अपनी स्किन के बारे में जान सकते हो। फिर बस था क्या, वीडियो जैसे मैंने लाइव ली, पहले तो ये आपको बता दूँ, मैं कोई टेक वाला बंदा नहीं हूँ, ना एडिटिंग आती थी, ना थंबनेल बनाना आता था, ना एबीसीडी पता था कि वीडियो अपलोड भी कैसे करते हैं। तो मैंने बेसिक सॉफ्टवेयर्स डाले, जो भी फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते थे उससे एडिट करी, बस काटा, काटा, काटा और कुछ भी नहीं करा। साथ में अपना थंबनेल बनाया और वीडियो कर दी अपलोड। अब जैसे वीडियो अपलोड हो गई, फिर तो वही दिमाग घूमना शुरू हो गया, शेयरिंग में लग गया पूरी तरह। अपने फ़ोन से शेयर किया, पापा के फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से, वाइफ़ के फ़ोन से, सारी दुनिया में, मतलब जो हमारी छोटी-सी दुनिया थी ना, सब में वीडियो को शेयर कर दिया। और वीडियो पे आ गए अराउंड रात-रात तक 1200 व्यूज़। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है, लोग कहते हैं व्यूज़ आना मुश्किल होता है, तो मेरे आ गए 1200 व्यूज़ और बहुत से लोगों का गुड गोइंग, ये वो, मतलब बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने। फिर ऐसे ही मैंने दूसरी वीडियो अपनी बनाई। दूसरी वीडियो में 1200 से हो गए सीधा 300 व्यूज़। उससे अगली वीडियो डाली 300 से 100 व्यूज़, फिर डाली 40 व्यूज़। एक वीडियो में तो शायद 0 व्यूज़ थे, शायद 4 व्यूज़ थे, वो भी हम चारों ने ही देखे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गया था, यार जब 0 ही व्यूज़ आने हैं, हमने ही देखना है, तो मैं वीडियो बना किस लिए रहा हूँ। और मैंने जैसा बताया, मैं यूट्यूब पे कभी भी पैसे कमाने नहीं आया था, सिर्फ़ इसलिए आया था कि लोगों को यार सही नॉलेज देनी है। तो ऑन द प्रोसेस जब मैं वीडियोज़ बना रहा था, तो यार रिश्तेदारों का तो देखो आपको पता है, तो फिर आने लग गए नेगेटिव कमेंट, क्या दिमाग खराब हो गया रोहित का? ये क्या करना शुरू हो गया है? दुकानें खुल जाएँगी आज नहीं तो कल, तो तब दुकान पे ही बैठना है, ये सब ये क्यों कर रहा है? और साथ में जैसे किसी से भी मैं मिलता था ना, तो एक वो टोन होती है ना जो आप समझते हो, बहुत क्लोज़ फ्रेंड, वेल विशर ही कहूँगा उनको मैं। मैं एक जगह गया तो उन्होंने कहा, "ओहो! यूट्यूबर आए हैं।" तो मतलब वो मैं समझ गया था, ये क्लियरली मेरा मज़ाक उड़ाया गया है, पर मैंने इन सारी नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करा। मैंने कहा यार वीडियो तो बनानी है, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि मैंने भी ऑब्वियसली जब आप करियर शुरू करते हो तो आप देखते हो कि हर किसी के लाइफ में ये मज़ाक वाला फेज़ तो आता ही है। तो अगर आप भी यूट्यूब वीडियो बनाने वाले हो ना, तो लोग तो आप पे हँसेंगे, ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ लो। फिर एक दिन मैं अपनी एक वीडियो बना रहा था, फ्रंट कैमरे से बना रहा था, यूजुअली मैं बैक कैमरे से बनाता हूँ। तो वो वीडियो थी आई गेस सनस्क्रीन्स के ऊपर। तो मैं जब वीडियो बना रहा था, 10 टेक, 15 टेक, 20 टेक, 25 टेक, वीडियो नहीं बन पा रही थी, मैं अटकते ही जा रहा था बार-बार। तो मैंने उठाया फ़ोन अपना और साइड में फेंक दिया। मैंने कहा भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे नहीं करना यूट्यूब, और बेमतलबी कर रहा हूँ, कर किसके ले रहा हूँ। तो फिर मैं गया अपने पापा के पास, मैंने कहा पापा बहुत हो गया यूट्यूब, मुझे नहीं करना। पापा ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तेरा मन। फिर मैं गया वाइफ़ के पास, वाइफ़ ने भी यही कहा, देखो जैसे आपको ठीक लगे, अगर नहीं करना मत करो। मैंने कहा रोहित बेटा कोई मोटिवेट तो कर ही नहीं रहा है, खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं गया, अपना फ़ोन छुपके से उठाया, दूसरे रूम में गया और अपनी वीडियो कंप्लीट की। तो वो मेरी लाइफ़ का एक ऐसा फ़ेज़ था, अगर मैं तब गिव अप कर देता ना,
तो शायद आपके सामने कभी खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि जब आप शुरू में कंटेंट बनाते हो, बहुत सी चीज़ें दिमाग में आपके होती है। नर्वस तो आप ऑब्वियसली होते हो, कैमरा फेयर आपके दिमाग में होता ही है, बट वो आप धीरे-धीरे कंफर्टेबल हो जाते हो। फिर धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हो गया और दुकानें खुल जाती है। तब आता है मेरी लाइफ का सबसे टफ फेज़। अब मैं एक फुल टाइम दुकानदार भी हूँ और कंटेंट क्रिएटर मेरा ड्रीम है, वो मैं बनना चाहता ही हूँ। तो मैंने जब दुकान पे बैठना शुरू किया, मेरा रूटीन क्या रहता था, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठता था, मेरी शॉप की टाइमिंग्स होती थी तब 10 बजे से रात को 9 बजे तक। तो आप देख लो अपने लिए क्या ही टाइम बचा सोने के लिए या कंटेंट क्रिएशन के लिए। जो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, स्पेशली ये जॉब वाले लोग, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कंटेंट कहाँ से बनाऊँ। तो मेरा ये रूटीन रहता था, मैं सुबह 10 बजे दुकान पे जाता था, मैं अपनी वीडियो को शूट करता था। और मेरी वीडियो शूट कैसे होती थी मैं आपको ये बताता हूँ। कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं और बीच में मैं ज्ञान दे रहा हूँ कैमरे को, कस्टमर्स को छोड़कर। बेसिकली मेरा कहीं न कहीं काम भी अफेक्ट हो रहा था, बट फिर भी मैं कंटेंट बनाता रहा। जो दोपहर का टाइम होता था तब मैं स्क्रिप्ट लिखता था अपनी अगली वीडियो की। रात को मैं वीडियो एडिट करता था जो मैंने दिन में बनाई होती थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग 12 बजे डॉट मेरी वीडियो अपलोड होती थी। और यही रूटीन मेरी ज़िंदगी में चला जा रहा था, चला जा रहा था। मतलब एक टाइम ऐसा मेरी लाइफ में आ गया था, मेरे पास मेरी वाइफ से और अपनी बेटी से बात करने का टाइम नहीं था। एंड सबसे पहले तो अपनी वाइफ का सच में शुक्रिया बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। पता नहीं कैसे उसने मुझे इतना सपोर्ट करा उस टाइम पर, कि एक यूज़लेस सा ड्रीम मैं देख रहा था जिसका कोई बेस ही नहीं था। बट उसने उफ़ तक नहीं किया कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो बनानी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका। तो सबसे पहला थैंक यू तो मेरी वाइफ भावना को, अगर वो वीडियो डेफ़िनेटली देखेगी तो सबसे बड़ा थैंक यू उसको। तो मैं वीडियो बनाता रहा। मैंने ना कई वीडियोज़ देखी थी कि बस आप अपनी 100 वीडियोज़ कंप्लीट कर लो, फिर आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो 100 वीडियोज़ तो मेरी कंप्लीट हो गई थी और हो फिर भी कुछ नहीं रहा था। मैंने कहा यार ये किस लिए? चल वाइफ कुछ नहीं भी बोल रही, पर किसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ? मैंने कहा बस हो गया यूट्यूब का, और बंद करते हैं। ये सेकंड टाइम था जब मेरी लाइफ में मैंने सोचा यार यूट्यूब नहीं करना। फिर हम एक हिल स्टेशन घूमने गए थे, नैनीताल, मुझे जहाँ तक याद है। और नैनीताल में हम बैठे थे, एकदम से ना, अब आदत तो यूट्यूबर की जाएगी नहीं, अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला, 48 आवर्स के व्यूज़ देखना शुरू। तो एकदम से मैंने देखा, अगर एवरेज व्यूज़ मानो मेरे 100 आ रहे होते थे तब, तो वो अचानक से 250, 300, 400 हो गए। मैंने कहा यार ये कैसे? तो एक मैंने देखा, एक मेरी वीडियो विटामिन सी कर कर ना, उस वक़्त विटामिन सी सीरम बड़ा और था, तो मैंने एक विटामिन सी और ई सीरम को रिव्यू किया था। तो वो सीरम बड़ा अच्छा, वो वीडियो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करी थी। मैंने कहा रोहित ये लास्ट टाइम है जब तूने गिव अप करने का सोचा, अब मुड़कर नहीं देखना, अब तो हमें कंटेंट बनाना ही बनाना है। जहाँ तक मुझे डेट याद है, डेट थी 15 दिसंबर 2021, और आज हम खड़े हैं अगस्त 2024 में। मैंने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। मैं जितने दिन होते हैं ना साल में, इतने सालों में हुए हैं, उससे प्लस ही वीडियोज़ मैंने डाली होगी, इतना कंसिस्टेंट हूँ मैं। तो वीडियोज़ मैं रेगुलरली बनाता रहा, फिर धीरे-धीरे मेरी नेक्स्ट वीडियो वायरल हुई। एक लॉरियल की मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लॉरियल के शैम्पू सेलेक्ट करना लोगों को सिखाया था। मेरे जो टॉपिक्स होते थे ना वो बिल्कुल ही अलग होते थे, क्योंकि उस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाता ही नहीं था। अब लॉरियल की अगर लोगों को वीडियो बनानी हो, उसके लिए पहले भाई 20 शैम्पू खरीद कर आओ और 20 शैम्पू के बारे में समझो, पढ़ो। मेरा काम ही वही था, वही काम मैं दुकान पे कर रहा था। तो जो आप मेरी वीडियोज़ देखते हो ना, वो सिर्फ़ मेरा पैशन है, मेरा प्यार है। वो काम मैं ऑलरेडी दुकान पे कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में उठा और इन्फ्लुएंसर बन गया। मेहनत करी, समझा, मेरा 8 साल का करियर था दुकानदारी का। उसके बाद मेरा यूट्यूब जर्नी शुरू हुई और धीरे-धीरे फिर चैनल पे व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहा। वैसे तो मैं कभी डीमोटिवेटेड नहीं हुआ था, बस वही है, लाइफ़ इतनी हार्ड हो गई थी कि तब सिर्फ़ दिमाग में आता था। तो जैसे व्यूज़ आना शुरू हुए, फिर मेरा चैनल मई में आफ्टर 1 ईयर ऑफ माय जर्नी मोनेटाइज़ होता है। जो पहला माइलस्टोन होता है किसी भी यूट्यूबर की जर्नी में, 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर। 1 साल बाद मेरे 2200 सब्सक्राइबर थे और 4000 घंटे पूरे हो गए थे। तो वो खुशी तो मैं आज आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकता। वो किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत स्पेशल डे होता है। तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया और उसके 2 महीने बाद आती है मेरी पहली पेमेंट, जो कि होती है ₹23,000। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता उस 23,000 की वैल्यू, मतलब वो खुशी एक्चुअली आप फेस पे देख के तो समझ जाओगे, बट वो खुशी जिस की पहली पेमेंट आई है यूट्यूब से या फिर पहली सैलरी उन्होंने कभी ली है, तो वो समझ जाएँगे कि कितनी ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो वो फिर था टाइम, एंड देन आगे बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे फिर मेरे चैनल पे हो जाते हैं 100K फॉलोअर्स, जो कि नेक्स्ट माइलस्टोन होता है किसी भी यूट्यूबर की जर्नी में, जो कि होता है जुलाई 2022 में। और फिर सिल्वर बटन में ऐसे हर रोज़ भाई कहाँ पहुँचा, ट्रैक करना है। डिया हमारा कुरियर आता है यूएस से, तो वो टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो हर रोज़ बस मैं ट्रैक कर रहा होता था कब आएगा, कब आएगा? फिर फाइनली एक दिन वो आता है, और वो जितना स्पेशल था ना, शायद मेरे लिए गोल्ड बटन भी उतना स्पेशल नहीं था। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जो पहले ही ट्रॉफी की खुशी होती है ना, स्कूल में तो देखो किसी ने ट्रॉफी दी नहीं,
यूट्यूब ने शायद इतना काबिल समझा और पहली ट्रॉफी दी। तो वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए और मैं कंटेंट धीरे-धीरे बनाता रहा और आप लोग उस पे प्यार इतना देते रहे और मैंने भी ये डिसाइड किया था सिर्फ सेल्फलेस कंटेंट बनेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं कभी यूट्यूब पे पैसे कमाने नहीं आया था। मैं सिर्फ आया था लोगों की मदद करने, लोगों को सही नॉलेज देने और वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। मेरे को आज भी याद है, मैंने लोगों को सिर्फ सही नॉलेज देनी है। तो मैं जैसे वीडियोज़ बनाता रहा, फिर हम पहुँचते हैं अपने अगले माइलस्टोन पे और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इससे पहले हम अगले माइलस्टोन पे पहुँचे। 1 लाख फॉलोवर्स तक मेरा वही रूटीन होता था। फुल टाइम दुकानदार, वीडियो खुद एडिट करता था, हर रोज़ स्क्रिप्ट लिखता था और हर रोज़ मेरी एक लॉन्ग वीडियो आती थी 8 से 10 मिनट की। और अब मेरी कोई व्लॉगिंग वीडियो नहीं है कि फ़ोन उठाया और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। मेरे को आपको एक्यूरेट नॉलेज देनी है, सही नॉलेज दूँगा, तभी तो आप लोग भी उसमें इंटरेस्ट दिखा पाओगे। तो वो बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए। फिर धीरे-धीरे यूट्यूब भी इवॉल्व होता रहा, मैं भी इवॉल्व होता रहा, शॉर्ट वीडियोज़ आना शुरू हो गई। फिर अब मैं आ गया हूँ, 1 हफ्ते में डालता हूँ लॉन्ग वीडियो, बाकी 6 दिन आती है मेरी शॉर्ट वीडियो। फिर अब आगे आते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन की तरफ, फिर मेरे होते हैं 1 मिलियन फॉलोवर्स। मतलब 1 मिलियन कभी हम पहुँच भी सकते हैं, कभी सोचा ही नहीं था। जुलाई 2022 में होते हैं मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स और गोल्ड बटन में भी वही चीज़, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? बट वो सिल्वर बटन वाली खुशी कुछ नेक्स्ट ही लेवल की थी। फिर धीरे-धीरे मुझे ना कोलैबोरेशंस आना शुरू हो गए, पता ही नहीं था कोलैबोरेशन भी कोई देता है। तो कोलैबोरेशन जब आना शुरू हुए, फिर मैंने शुरू में तो कोलैबोरेशन कोई भी कर ली, जो मेरे पास पहले ही आउट ऑफ एक्साइटमेंट। फिर धीरे-धीरे किसी ने मुझे समझाया कि भाई अपना चैनल की गुडविल होती है, ये नहीं कि कुछ भी कर ली। फिर वो दिन है और आज का दिन है, मैं कोलैबोरेशंस ना के बराबर करता हूँ और आज भी रेवेन्यू से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ देनी है सही नॉलेज आप लोगों को। इन द प्रोसेस जब मैं वीडियोज़ बना रहा था, इतने नेगेटिव लोग हैं ना दुनिया में, मुझे तब महसूस हुआ, नहीं तो मेरे आस-पास तो सिर्फ पॉजिटिव लोग ही होते थे, सिर्फ अच्छा-अच्छा बोलते थे, एटलीस्ट सामने तो अच्छा ही बोलते थे। तो फिर कमेंट्स आना शुरू हो गए, "अबे तू बताएगा हमारे को, तुझसे पूछ के स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे, बड़ा आया अपने डार्क स्पॉट तो ठीक कर ले पहले और साथ में अब लड़के भी लुगाइयों वाला काम करेंगे।" ये कमेंट तो मतलब जब पढ़ा था ना इतना डीमोटिवेटेड हो गया था। बट वही है, फिर धीरे-धीरे मेरे को समझ आया कि अगर आप एक पब्लिक फिगर बनना चाहते हो, तो ये चीज़ अनअवॉइडेबल है। नेगेटिव लोग आएँगे ही आएँगे, पर अगर आप उसको दिमाग में रख कर बैठ जाओगे ना, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो वो कमेंट्स के साथ-साथ अब एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया था, मेरे एक वेल विशर ने मुझे बोला था, "ओहो! यूट्यूबर आए हैं।" उसी बंदे का कमेंट चेंज हो जाता है जब मेरे इतने फॉलोवर्स होते हैं, "ओहो! यूट्यूबर आए हैं।" मतलब लाइन वही थी, बट उसकी जो वैल्यू थी, उसका जो मतलब था, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आप लोगों का प्यार दिया है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, लोग मुझे पहचान जाते हैं। पर दिक्कत मेरी लाइन की है, पहचान के मुझसे भाग के गले नहीं मिलते। मेरी स्किन में ये समस्या है, मुझे ये बता दो। अब मैं कहीं मॉल में भी जब जाता हूँ ना, तो दिक्कत ये होती है, कोई भी लेडी आती है मेरे पास भागते हुए, पहले तो बोलती है मैं आपकी सारी वीडियोज़ देखती हूँ, फिर उसके बाद ये बोलती है, मेरे ना रिंकल्स हो रहे हैं, मेरे ना पिगमेंटेशन हो रही है, तो मैं क्या फ़ॉलो करूँ, अपनी खुद फैमिली के साथ हूँ, तो सीधा यही बोलना पड़ता है, यार अब वीडियो देखो। तो मतलब अलग तरह का फैन बेस है, अच्छा भी लगता है देखकर। एक छोटा-सा दुकानदार, जिसने बस एक विज़न देखा था यार ज़िंदगी में कुछ करना है, आज यूट्यूब की बदौलत आपके सामने खड़ा है, जोश टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा है। एक टाइम पे मैं बहुत बैडली आना चाहता था जोश टॉक्स पे, बट कुछ ज़िंदगी में करा ही नहीं, तो आऊँगा कैसे? फिर एक दिन जोश टॉक्स का इनवाइट आता है, सिर्फ़ आप लोगों के प्यार की बदौलत। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहला थैंक यू तो मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। उफ़ भी नहीं किया जब मैं इतनी मेहनत कर रहा था कि तू किस चीज़ पे ध्यान दे रहा है। कभी किसी ने नहीं बोला कि तू छोड़ दे यूट्यूब, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। मेरे घर वाले हमेशा सपोर्टिव थे। आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लगभग 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। 6 मिलियन, 60 लाख लोग मुझे फॉलो करेंगे, ये तो कभी ड्रीम भी नहीं करा था। हमारे लगभग 30 लाख फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पे, 20 लाख हैं इंस्टाग्राम पे और 10 लाख हैं फेसबुक पे। एक-एक बंदे का शुक्रिया जिसने इतना वर्दी समझा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सपने देखो और बहुत बड़े देखो। सपने छोटे देखोगे यार तो फिर लाइफ तो वैसे ही आपकी हर रोज़ लेने में लगी ही है। तो सपने इतने बड़े देखो कि लोग कहें अबे तू पागल है, और जिस दिन वो पूरे कर लोगे ना सपने, वही लोग आपके पास आएँगे और कहेंगे ये ना भाई है मेरा, ये ना मेरा रिश्तेदार है, जो तू देख रहा है, अबे तू इसको नहीं जानता, ये तो मेरे साथ पढ़ा हुआ है। मेरे को आज भी याद है, एक मैम, मेरी केमिस्ट्री मैम थी स्कूल में, वो मैम से मुझे इतना डर लगता था, मतलब केमिस्ट्री मेरा लाइफ का अगर मैं कहूँगा ना कोई भी एक बैड ड्रीम था तो वो केमिस्ट्री था। तो वो मैम से मुझे इतना डर लगता था और आज वही मैम ने मेरी एक फेसबुक वीडियो पे कमेंट किया, सो प्राउड ऑफ यू। वो छोटा-सा कमेंट मतलब इतना मीन करता है ना, तो मैं सीरियसली आपको कहना चाहूँगा, देखो ड्रीम देखो। और रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब को हमेशा पार्ट टाइम रखो।
अगर आप यूट्यूब को अगर फुल टाइम अपना बनाना चाहते हो तो पहले उससे कमाना शुरू कर दो। अगर आप सीधा सोचोगे ना 5 लाख रुपए का सेटअप ले लो और सीधा हम यूट्यूब पे वीडियो बना लेंगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपनी जॉब करो, थोड़ा टाइम मुश्किल होगी बट आप कामयाब होगे। 1 लाख फॉलोवर तक मेरा सेटअप था मात्र 1400 रुपए का। 700 रुपए का मैंने माइक खरीदा था, 700 रुपए का ट्राइपॉड खरीदा था। ऐसा नहीं है कि खरीद नहीं सकता था, पर खरीदना ही नहीं चाहता था। चाहता था यूट्यूब के पैसों से ही मैं आगे इन्वेस्ट करूंगा। तो आप भी ये याद रखो, 5 लाख रुपए के सेटअप से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपकी नॉलेज, आपके कंटेंट से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और आखिरी में मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा जोश टॉक्स का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मैं आपके सामने खड़े होकर अपनी लाइफ की जर्नी आपको सुना पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू जोश टॉक्स।